मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज एक बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में सुगबुगाहट तो पिछले कई दिनों से चल रही है कि क्या आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त करने का प्लान बना रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। तो इसकी हकीकत क्या है? आज एक बड़ी खबर आ गई है कि दिल्ली के 8 विधायकों ने पत्र लिखा है महामहिम राष्ट्रपति को। कोई नई चीज नहीं है, पत्र लिखे जाते रहे हैं। विधायक और पार्टियां, विपक्ष और सत्ता राष्ट्रपति को अपना पत्र लिखते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एक आम आदमी भी भेज सकता है। लेकिन बड़ी चीज इसके बाद जो हुई वो ये कि राष्ट्रपति महोदया ने उस ज्ञापन को, उस लिखी हुई चिट्ठी को भेज दिया है गृह मंत्रालय। क्या ये स्क्रिप्टेड है? ये सब कुछ पहले से तयशुदा कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। याद रखिए, ये अदावत कोई नई नहीं है। आज हम लोग इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अदावत है क्या, उनकी आपसी जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, इतनी कट्टरता में क्यों बदल गई। आम आदमी पार्टी के लिए अब दिल्ली में आने वाले समय में क्या बचता है, क्या कोई संभावना बचती भी है या नहीं। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उसका बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है और आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये चाल उनके लिए फिर से एक बार उल्टी पड़ने वाली तो नहीं है? इस पर भी करेंगे बात। हर रोज की तरह हमारे एक्सपर्ट जितेंद्र चौरसिया जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं और समीक्षक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पहली प्रतिक्रिया कि ये पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं। आखिर राजनीतिक दल तो और भी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो अदावत है और जो तल्खियां हैं, वो शायद इस देश की राजनीति में सबसे बड़ी तल्खियों के रूप में याद रखी जाएंगी। ऐसा क्यों है? जी विवेक भाई, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो ये राष्ट्रपति का से मिलना, जो विधायक मिले हैं दिल्ली में और उन्होंने पत्र सौंपा है, पत्र सौंपने के बाद जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी ने तत्परता दिखाते हुए उस पत्र पे और उसे गृह मंत्रालय को भेजा है, इसके पीछे की कहानी आज से नहीं, ये 2012 के जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ 26 नवंबर 2012 को, उसके बाद से चालू हुई। हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी और 49 दिन की सरकार चलाई, उसके बाद से जिस प्रकार से उन्होंने कमबैक किया, दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, 70 में से 67 सीटों का मैंडेट जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिया। भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में देखिए कितनी द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी। 2014 का चुनाव यदि आप समझें, लोकसभा का, नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम, और उसके वहां की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में जिताया, 70 में 67 सीट लेके आई। उसके बाद की 2019 के चुनाव में भी 70 में से 62 सीट अरविंद केजरीवाल की सरकार को मिलना, वहां की जनता का अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रेम, उस पर विश्वास दिखाता है। अच्छा, इसमें दोनों चीजें हैं कि 2019 में, 2014 में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में एक उत्साह था और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लोगों ने एक तरफा स्वीकार किया। पूरे देश में आंधी चल रही थी, लहर थी, सुनामी थी नरेंद्र मोदी के नाम की। और आप कह रहे हैं कि तब 67 सीटें ला करके, और 19 में राष्ट्रवाद के नाम पे जो चुनाव लड़ा गया इस देश में और पूरे एक तरफा बहुमत और पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर के, पिछली बार 282 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, 2019 में वो सीटें बढ़कर के हो गई 303 खुद भारतीय जनता पार्टी की, और एलायंस की सीटें भी बढ़ी। पुलवामा अटैक को याद करिए, उस समय राष्ट्रभक्ति का एक जुनून था इस देश में और लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिता करके केंद्र की सत्ता पर काबिज किया। लेकिन दिल्ली के चुनाव में अमित शाह जी, जो गृह मंत्री चाणक्य माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, गली गली पर्चा लेकर के घूमते रहे और नरेंद्र मोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। फिर भी दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत दिया और भारतीय जनता पार्टी को फिर दहाई के नीचे रोक दिया। इसके आगे की कहानी जितेंद्र जी। तो पहले चुनाव में जनता ने साफ कर दिया था कि
दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण है, उनकी नीतियां महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए स्कूल को लेके, अस्पताल की सुविधाओं को लेके, महिलाओं को ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो या सामाजिक न्याय का मामला हो, जिसमें कि जो पेंशन, वृद्धा पेंशन हो या महिलाओं की जो पेंशन हो, उसमें जो काम किए 2014 के बाद से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, उससे जनता जुड़ी पॉलिसी के थ्रू अरविंद केजरीवाल से, और एक जिससे खतरा पैदा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। और 2020 का जो दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें फिर से वापस रिपीट हो जाना 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खतरा था। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में अपने बुलंदियों में थी, फिर वहां दिल्ली की सरकार नहीं बना पाई विधानसभा में, तो अभी ये खतरा तो था। अभी इस लोकसभा के चुनाव ने साफ कर दिया कि ना वो मोदी का मैजिक है, ना वो भारतीय जनता पार्टी का चमचमाता हुआ जलवा है। अब उनके सामने फिर खतरा था कि 2025 फरवरी में चुनाव है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तेजी से कैसे बढ़ रहे हैं? दिल्ली में सरकार तो है ही, पंजाब में भी सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की। ना केवल पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, वहां बहुत अच्छा काम भगवंत मान की सरकार कर रही है, उससे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता देश में बढ़ रही है। फिर गुजरात के चुनाव में विवेक भाई यदि आप देखिए तो 5 सीटों को, गुजरात जैसी जगह से 5 सीट आम आदमी पार्टी को मिल जाती है, 13% का वोट प्रतिशत मिल जाता है, वोट शेयर मिल जाता है वहां पे। और 34 ऐसी सीटें थी जो आंकड़े बता रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। और गुजरात वो स्टेट है जिस गुजरात मॉडल के नाम पे 2014 का चुनाव लड़ा इन्होंने। यदि गुजरात में आम आदमी पार्टी घुस के 13% का वोट शेयर लेके आती है, 5 सीटें लेके आती है, 34 ऐसी सीटों पे 2 नंबर पे रहती है, तो खतरा देश में था। इसको सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखना ठीक नहीं है, खतरा देश में भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों के थ्रू जिस प्रकार से जनता तक पहुंच के जनता को लाभ दे रही है, स्कूल का मॉडल दिल्ली का आज भारत में ही नहीं दुनिया में लोग जानते हैं कि कितना फेमस हुआ। अस्पताल में मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल लेके आए सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए, आपने देखा कि कितना फेमस हुआ। सभी सरकारों ने उसको अडॉप्ट करने की कोशिश भी की। फिर बसों में पास का मामला हो, सामाजिक सुरक्षा के मामलों में विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, किसानों यहाँ यहाँ एक चीज मैं और जोड़ दूं जितेंद्र जी कि दिल्ली में एक बात बड़ी प्रचलित हुई कि फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है। इससे बात करेंगे बाद में, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि लिकर पॉलिसी के तहत तथाकथित शराब घोटाले के नाम पे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिसमें कम्युनिकेशन इंचार्ज आम आदमी पार्टी के विजय नायर, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह जी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में एक माहौल बनाने का ये प्रयास किया कि दिल्ली में गली गली शराब बिकवाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया, जिससे महिलाओं में एक रोष पैदा हुआ। लोगों में एक चर्चा का विषय बना कि यार ये भी वैसे ही निकले जैसे और पार्टियां हैं, वैसे ही उसी तरह से इन्होंने भी घोटाला किया और ये लोग जेल गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शायद भारतीय जनता पार्टी कभी कभी अपने बुने हुए जाल में ही फंसती जाती है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया और अ, फिर चूंकि दिल्ली के लोगों ने कोर्ट को फॉलो करना चालू किया। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लाइव लॉ के बारे में, बार एंड बेंच के बारे में नहीं जानते थे। ट्विटर पे और अन्य प्लेटफॉर्म पे उन्होंने उसको खंगालना चालू किया, और जो बहस आगे बढ़ी, जिस तरह से आगे पूरे ये बढ़े, इसके ट्रायल और बेल होना चालू हुई। ट्रायल तो नहीं भी आया, और जो बेल के लिए जैसे जैसे आर्गुमेंट बढ़े कोर्ट के अंदर, लोगों ने फॉलो किया। फिर लोगों को लगा कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र का शिकार अरविंद केजरीवाल हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से किस तरह नफरत करे और भारतीय जनता पार्टी को काबिज करे, इसका एक प्रयास है। उसी का दूसरा प्रयास लगता है कि ये फिर से शुरू हो गया है। अभी और कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, इस पर करेंगे बात। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। वो ये कि अब दिल्ली में सारी शक्तियां एलजी के हाथ में चली गई। चुनाव से पहले विपक्षी दल जो बात करते थे कि इस देश के अंदर कानून को खतरा है, संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, तो मैंने पहले भी ये कहा कि संविधान को जो खतरा है उसकी एक वानगी मिली थी जिस समय संविधान पीठ का फैसला आया था कि दिल्ली की संविधान के अनुसार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारे निर्णय लेने की शक्तियां प्राप्त हैं, उसको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। वो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग
कर सकती है, सारे नीतिगत फैसले ले सकती है और केवल दिल्ली के उपराज्यपाल को इन्फॉर्मेशन देगी, परमिशन की जरूरत नहीं है। ये फैसला जैसे ही आया और ये चूंकि केंद्र सरकार के खिलाफ गया, केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार को संविधान में कोई भी चीज मंजूर नहीं है, ये तभी साबित हो गई थी जब उन्होंने रातों रात एक अध्यादेश के जरिए इस संवैधानिक व्यवस्था को पलट दिया और सारी शक्तियां उसमें राज्यपाल के हाथ में दे दी। अब दिल्ली सरकार के पास इस समय प्रशासनिक रूप से कोई ताकत नहीं बची है। कोई अधिकारी छोटे से बड़ा दिल्ली सरकार के मंत्री को बाईपास कर जाता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, सौरभ भारद्वाज जी का एक वीडियो आया था, दिल्ली से में स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, और वो बार बार, और शायद यूडी मिनिस्टर भी हैं, और एक बैठक में जिसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आपसी जी मौजूद थी, उसमें भोपाल राय मौजूद थे, उसमें इमरान हुसैन, बहुत सारे लोग मौजूद थे। उस बैठक में सौरभ भारद्वाज अधिकारियों से ये कहते दिखाई दिए कि एक बार मैदान पे चलें, मौके पे चलें और देखें कितने ड्रेनेज की सफाई हुई है, जब वो पटेल नगर वाली घटना हुई थी, और अधिकारियों ने किस तरह से इग्नोर कर दिया, साफ साफ मना कर दिया उनके साथ जाने से, क्योंकि उनको पता है कि ये मंत्री और ये सरकार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती और हम इसके प्रति जवाबदेह नहीं, जवाबदेह हम एलजी के प्रति हैं। अब एलजी की मंशा क्या है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि एलजी केवल इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। सवाल अब ये खड़ा होता है जितेंद्र जी कि अगर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथ में प्रशासनिक ताकत नहीं है और राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बाद दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को, जो शक्तिहीन है, उसको क्यों चुनेंगे? देखिए विवेक भाई, जो प्रशासनिक शक्तियां थी आम आदमी पार्टी के पास, उन्हें छीन लिया गया है, ये बात सत्य है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रही है। 2014 से अभी तक वो पूर्ण सफल भी हो गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली सरकार का जो बजट है, उस बजट से जो नीतियां बनती हैं, वो आज भी दिल्ली सरकार को बनाने की शक्तियां हैं। तो यदि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रहती है, तो उन जो बजट की जो शक्तियां हैं बजट बनाने की, जैसे अभी शिक्षा का बजट दिल्ली में 25% से ज्यादा है, स्वास्थ्य का बजट अच्छा है, स्वास्थ्य में अच्छे काम हो रहे हैं, पॉलिसी का जो बजट है और उस पैसे को कहां डिस्ट्रीब्यूट करके जनहित में लगाना है, ये काम अभी भी दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास है। भले ही वो ट्रांसफर प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नीतियां बनाने की शक्ति, नीतियों में पैसा खर्च करने की शक्ति अभी भी दिल्ली सरकार के पास है। यदि ये भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में सफल हो जाती है, तो जनता के जो काम हो रहे हैं, अस्पताल के, बिजली के, पानी के, सड़क के, जैसे बिजली में सब्सिडी है, और जो ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए सब्सिडी है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में, जो अभी वृद्धा पेंशन चल रही है, विधवा पेंशन चल रही है, या किसानों के लिए जो मुआवजे की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने बजट में करके रखी है, उन सारी चीजों पे हो सकता है कि यदि अरविंद केजरीवाल की सरकार ना बने तो रोक लग सकती है। उन बजट का सही उपयोग नहीं हो सकता। जैसे अभी शिक्षा में 25% का बजट है, आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शिक्षा में उतना रुचि नहीं है, शिक्षा देने में लोगों के, उनके बजट 5%, 7% के आसपास है, या उसके कई राज्यों में जहां सरकार है वहां 3%, 4% का भी बजट है। वहीं दिल्ली सरकार शिक्षा में 25% खर्च कर रही है। तो ये शक्ति अभी भी दिल्ली सरकार के पास है, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास है। और यदि आगे सरकार बनती है तो वो शक्तियां तो हैं, प्रशासनिक शक्ति नहीं है, पर पॉलिसी बनाने की शक्ति, बजट के एलोकेशन की शक्ति, अन्य शक्तियां जो है पॉलिसी मेकिंग, वो आम आदमी पार्टी सरकार के पास अभी हैं। यदि सरकार बनती है तो ये कंटिन्यू होगी। यदि भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में सफल हो जाती है तो जनता को हो सकता है कि इन पॉलिसी को नुकसान उठाना पड़े। जी विवेक भाई, अभी कुछ दिन कंटिन्यू रह सकता है, हो सकता है कि ये जनता को भ्रमित करने के लिए राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है उस पीरियड में ये पॉलिसीज को लागू रखें और जारी रखें और कहें कि देखिए हमने बंद नहीं किया है और ये पॉलिसी जारी रहेंगी, आपको सुविधाएं मिलती रहेंगी, लेकिन और काम स्मूथली होते रहें। इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि परिणाम आने के बाद वो कंटिन्यू हो। अगर इनकी नीतियां अन्य प्रदेशों में भी होती तो शायद लोग भरोसा कर लेते, लेकिन हो सकता है बरगलाने के लिए ये करें और आने वाले समय में फिर ये बिजली और पानी पर दी जाने वाली सब्सिडी को रोकें, नीतियों में कुछ परिवर्तन करें। जितेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जी विवेक भाई, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि उस बजट का एलोकेशन तो ये रोकेंगे निश्चित रूप से,
वो बजट जो अरविंद केजरीवाल ने अपने अपने विवेक से या उनकी सरकार ने कैसे उस फंड को अरेंज करना है, जिस प्रकार से टैक्सेशन बढ़ा, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार का बजट 4 गुना से 5 गुना हो गया अरविंद केजरीवाल की सरकार रहते हुए, तो वो बजट बनाना, बजट पैसा लेके आना, उस पैसे का उपयोग भी तो एक सरकार की नीतियों का हिस्सा है ना। तो जरूरी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी भी वो कर पाए जो आज अरविंद केजरीवाल सफलतापूर्वक कर पाए, जरूरी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी कर पाए बजट को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी आगे के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो जरूरी नहीं। दूसरा एक बात बराबर फैलाई जाती है दिल्ली के लोगों को, एक तरह से वो गाली भी है जिसमें कहा जाता है कि फ्री की रेवड़ियां पे वोट करते हैं, फ्री की रेवड़ियां लेकर के वोट करते हैं। फ्री की रेवड़ियां आखिर होती क्या है? इस देश की बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो अगर आम आदमी की पहुंच से बाहर है तो फिर वो सरकारों की सोचने की बात है। आप जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है भारतीय जनता पार्टी, उस पर विचार कर सकते हैं कि आप उनके रोजगार के अवसर पैदा करें, लेकिन पानी खरीद के पीना पड़े इस देश के गरीब आदमी को, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात इस किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती। पानी बुनियादी अधिकार है। प्राकृतिक संसाधनों पर बनने वाली बिजली व्यक्ति को सस्ते दरों में मिले, ये व्यक्तिगत सबका अधिकार है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमको मिलना ही चाहिए। अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य और मुफ्त शिक्षा, ये फ्री की रेवड़ियां नहीं है। फ्री की रेवड़ियां हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का जो राशन दे रहे हैं, वो भी 80 करोड़ मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है। वो उस समय प्रासंगिक थी जिस समय लोगों की नौकरियां गई थी, जिस समय लोगों के पास काम नहीं था, वो लॉकडाउन पीरियड में। लेकिन उससे गलत पॉलिसी आपकी जो बनती चली गई और जो मझोले और छोटे उद्योगों को आपने बर्बाद किया अपनी पॉलिसी से, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, उससे छोटे और मझोले उद्योग खत्म हुए, बर्बाद हुए। खत्म तो नहीं हुए लेकिन बर्बाद हुए, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। और आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे करके अपनी पीठ ठोकते हैं, ये शर्मिंदगी की बात है। उससे बेहतर ये है कि कामकाजी महिलाओं को अगर बस में मुफ्त यात्रा करने को मिलती है और उनका जो पैसा बचता है अपने बच्चों की परवरिश के लिए खासतौर से वो खर्च कर पाती है, उनके हाथ में कुछ पैसा बचता है, तो वो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण हो सकता है। मुफ्त में चिकित्सा सुविधा अगर मिलती है तो किसी परिवार के लिए इससे बड़ी राहत नहीं हो सकती है। आयुष्मान योजना, उसका क्या हासिल हुआ? कितने ही रजिस्ट्रेशन एक मोबाइल नंबर पे हुए। वो एक बहुत बड़ा स्कैम जिसकी आज तक कोई चर्चा नहीं हुई, जिस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, होनी चाहिए थी। उसके दोषियों का खुलासा होना चाहिए था, कौन लोग थे जो गरीबों की चिकित्सा का पैसा खा रहे थे। दूसरी चीज देखिए कि आयुष्मान योजना के तहत कितने लोग छले जा रहे हैं कि वो अपना आयुष्मान कार्ड लेकर के जाते हैं किसी अस्पताल में, और उसकी एक सीमा है कि 5 लाख के भीतर का सारा इलाज फ्री होगा, लेकिन अगर उनका बिल 7 लाख, 8 लाख और 9 लाख हो गया तो उनको फिर कर्ज में डूबना पड़ता है। दिल्ली का मॉडल अगर बात करें तो आप उसको देखिए, वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें कोई लिमिट नहीं है। कितना भी महंगा इलाज हो, सरकारी अस्पताल में अगर उपलब्ध नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो इलाज होगा और गवर्नमेंट उसका पैसा देगी। गरीबों के लिए बड़ी सहायता है। इस सब पर विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है आने वाले समय में लोग सोचेंगे, जो संभावनाएं बन रही हैं वो कम से कम लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। एक तरफ ये सरकार कहती है हमने 356 का प्रयोग नहीं किया, लेकिन 356 का प्रयोग करके सरकारें गिराई जाती थी। लेकिन ये सरकार 356 का प्रयोग भले ही न कर रही हो, लेकिन सरकारों को अस्थिर करके उनको न चलने देने का भरसक प्रयास करती है, उनको पंगु बनाने का प्रयास करती है। और विपक्ष की जितनी भी सरकारें हैं, एलजी के माध्यम से या राज्यपाल के माध्यम से उसके रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप करती है। देखते हैं आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति किस करवट बैठती है, वक्त का रहेगा इंतजार। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हम लोग को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।